नेक्स्ट में देखना है विद्युत अपघटन के उत्पाद ज्ञात करने में। तो विद्युत अपघटन के उत्पाद ज्ञात करने में इस पॉइंट को देखना है। नंबर 5, विद्युत अपघटन के उत्पाद ज्ञात करने में विद्युत अपघटन के उत्पाद ज्ञात करने में। ठीक है, यदि विद्युत अपघटन की क्रिया हो रही हो और दो प्रकार के उसमें धनायन उपस्थित हैं तो कैथोड पर वह धनायन मुक्त होता है जिसका E0 अधिक होता है, और इसी प्रकार से यदि दो प्रकार के ऋणायन हैं तो एनोड पर वह ऋणायन मुक्त होता है जिसका E0 कम है। तो इस पॉइंट को हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यदि विद्युत अपघटन की क्रिया में दो प्रकार के धनायन उपस्थित हो तो कैथोड पर वह धनायन मुक्त होता है जिसका E0 अधिक होता है। इसी प्रकार यदि दो प्रकार के ऋणायन हो तो एनोड पर वह ऋणायन एकत्रित होता है, एकत्रित होता है जिसका E0 कम होता है। जैसे Na+ व K+ में से कैथोड पर मुक्त आयन कौन सा होगा? Na+ होगा। Na+ क्यों होगा? क्योंकि इसका जो है कैथोड पे Na
क्यों मुक्त होगा? क्योंकि Na का जो E0 है, मानक अपचयन विभव है, वो अधिक होता है इससे। तो कैथोड पे कौन सा मुक्त धनायन मुक्त होगा? जिसका E0 की मान अधिक होगा। इसी प्रकार से ऋणायन की बात करें, Cl व I में निगेटिव में कौन एनोड पर मुक्त होगा? एनोड पर कौन मुक्त होगा? जिसका E0 का मान कम होगा। और इन दोनों में E0 का मान जो कम होता है तो वो I निगेटिव का होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो इनके मान दिए जाएंगे, ठीक है, और उसमें से आपको बताना होगा कि कौन सा कहाँ पे मुक्त होगा। तो आप देख के बता देंगे। आपको इतना ध्यान रखना है कि कैथोड धनायन जो होते हैं, तो धनायन में कैथोड पर कौन मुक्त होगा? ठीक है, जिसका मान E0 का अधिक होता है। और एनायन में कौन मुक्त होता है एनोड पे? जिसका E0 का मान कम होता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। बाकी अनुप्रयोग लिखने को आएंगे तो इसी प्रकार से हम जैसे लिख रहे हैं वैसे ही लिखेंगे। इसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया नंबर 6, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? शुरू में ही हमने बताया था। रेडॉक्स अभिक्रिया या सेल अभिक्रिया होने की होने की संभावना ज्ञात करना। संभावना ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे? हम जानते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण भी और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जो होती है वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। और जो सेलें होती हैं उनमें इस प्रकार की अभिक्रियाएं दोनों होती हैं, ठीक है। और हम जानते हैं किसी सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। किसी सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। किसी सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। और जो एनोड है उस पे क्या होता है? एनोड पे ऑक्सीकरण। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और उस तत्व का जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होगा, ठीक है। तो ऑक्सीकरण किसका होगा? उस तत्व का जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होगा, ठीक है। तो एनोड पे हमें रेडॉक्स अभिक्रिया या सेल अभिक्रिया होने की संभावना ज्ञात करेंगे। तो एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और उस तत्व का ऑक्सीकरण होगा जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होगा। और कैथोड पर हमें देखना है क्या होगा? अपचयन होगा। और अपचयन किसका होगा? अपचयन उस तत्व का होता है जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर की जगह पे क्या लिख देंगे हम? क्या लिख देंगे? नीचे होगा। नीचे होगा तो उसका क्या होगा? अपचयन होगा। और हम जानते हैं कि सेल विभव किस प्रकार लिखते हैं, किस प्रकार निकालते हैं? सेल विभव या हम इसको लिखते हैं मानक सेल विभव की लिख सकते हैं, ठीक है। तो E0 सेल
ई नाट सेल बराबर ई नाट कैथोड माइनस ई नाट एनोड। ठीक है, यहाँ से हम सेल विभव निकाल सकते हैं। आपको ई नाट कैथोड दिया होगा और ई नाट एनोड दिया होगा। अगर ई नाट कैथोड का मान ज़्यादा है, ठीक है, कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होता है अपचयन और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण। ठीक है, और कैथोड का मान अगर ज़्यादा है और इसका मान कम है, ठीक है, और देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऊपर तो क्या होता है, जो श्रेणी होती है वो मानक अपचयन विभव के आधार पे बनी हुई है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण जो होता है वो कहाँ होता है, नीचे होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण कहाँ होता है, नीचे होता है, और अपचयन जो है ऊपर होता है। तो इसी प्रकार से अगर इसका मान अधिक हो गया और इसका मान कम हो है तो इसमें कहाँ इसका मान जो आएगा वो प्लस में आएगा। और अगर ये मान प्लस में आ जाता है तो यदि ई नाट सेल धनात्मक है तो सेल कार्य करेगा, तो सेल कार्य करेगा। और यदि ई नाट सेल मानक अपचयन विभव, ये जो आपने निकाला है कैसा है, ऋणात्मक आ गया है। ऋणात्मक कब आएगा, जब इसका मान अधिक होगा इसका कम होगा। तो यदि ऋणात्मक है तो सेल कार्य नहीं करेगा, तो सेल कार्य नहीं करेगा। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं, सेल के कार्य करने की संभावना ज्ञात कर सकते हैं। यदि सेल विभव धनात्मक आता है तो सेल कार्य करेगा, यदि नहीं आता है तो ऋणात्मक आता है तो सेल नहीं काम नहीं करेगा। हमें करना क्या है, ई सेल विभव कैसे निकालते हैं, ई नाट सेल यानी कि मानक सेल विभव ई नाट कैथोड माइनस ई नाट एनोड। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होता है अपचयन और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो ई के यहाँ पे कैथोड की जगह पे ये भी हम लिख सकते हैं ई नाट एनोड माइनस ई नाट ये कैथोड एनोड तो दिया ही है, ये इस पे कैथोड पे होता है अपचयन, तो यहाँ पे अपचयन भी लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीकरण भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसको घटा देंगे और इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 7 पे धातुओं का विस्थापन। तो धातुओं का विस्थापन, धातुओं का विस्थापन हम जानते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो सबसे ऊपर तत्व है वो सुपर एक्टिव मेटल है, यानी कि सबसे ज़्यादा सक्रिय धातुएं हैं। ठीक है, तो ऊपर स्थित धातुएं अपने से जो नीचे स्थित धातुओं को उनके लवण के विलयन से क्या कर देती हैं, विस्थापित कर देती हैं, क्योंकि वो ऊपर वाली धातु कैसी होती है, अधिक क्रियाशील होती है। तो यही बात लिखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे
धातुओं को, नीचे स्थित धातुओं को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती हैं। क्यों कर देती हैं? क्योंकि ऊपर वाली धातु अधिक क्रियाशील होती हैं, अधिक क्रियाशील होती हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे Fe+CuSO4 gives FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, यहाँ पे Fe+CuSO4 यह विक्रिया कराई है, तो यहाँ से क्या विस्थापित हो गया है? Cu को विस्थापित कर दिया है किसने? Fe ने। क्योंकि Fe जो है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है, अधिक क्रियाशील है, इसीलिए कॉपर सल्फेट के विलयन से Fe ने Cu को विस्थापित कर दिया है। अब दूसरा समीकरण हम देखेंगे, Cu+FeSO4, क्या ये रिएक्शन होगी? तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ये क्यों नहीं होगी? क्योंकि Cu जो है, Cu हम जानते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में कहाँ स्थित है? नीचे स्थित है, तो ये Fe को विस्थापित नहीं कर सकता है। अब नंबर 8 पे हम बात करेंगे अधातुओं का विस्थापन। अधातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हम जानते हैं कहाँ पे हैं? सबसे नीचे हैं, क्योंकि अधातु किसे कहते हैं? अधातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं, धातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे स्थित अधातुएं अपने से ऊपर स्थित अधातुओं को उनके लवण के विलयन से क्या कर देती हैं? विस्थापित कर देती हैं, क्योंकि जो ज़्यादा नीचे स्थित धातुएं हैं वही अधिक क्रियाशील होंगी। ठीक है, ये क्योंकि जो सबसे नीचे होंगी वही अधिक क्रियाशील धातुएं मानी जाएंगी, सुपर एक्टिव नॉन मेटल मानी जाती हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे स्थित अधातुएं अपने से ऊपर स्थित अधातुओं को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती हैं, क्योंकि नीचे स्थित धातुएं नीचे स्थित अधातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं, अधिक क्रियाशील होती हैं,
F2 प्लस 2KI क्या बनेगा, 2KI प्लस I2 बनेगा। तो यहाँ से अपने क्या किया है, K को क्या किया है, F2 और 2KI की जब रिएक्शन हुई है तो यहाँ पे एक मिनट सही से लिख लें इसको, यहाँ पे KF बन जाएगा, ठीक है, K और F बन जाएगा 2KF और I2 बाहर निकल जाएगा। तो I जो है इसको विस्थापित किया है किसने, F ने, ठीक है, क्योंकि ये सबसे नीचे है, F जो है ज़्यादा नीचे है इसीलिए। लेकिन यही अभिक्रिया हम इस तरीके से लिखें I2 प्लस 2KF, तो क्या ये रिएक्शन होगी, तो ये रिएक्शन नहीं होगी।